हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमिका से 85 क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे के सभी क्वेश्चन 164 तक इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इनको तैयार करिएगा। इनकी डिटेल है, इसको जरूर तैयार करिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन से। तो स्मार्ट विलेज के चरण 1 में संबंधित विषय है। स्मार्ट विलेज के चरण 1 में संबंधित विषय है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बताइए स्मार्ट विलेज के चरण 1 में कौन सा विषय है। उद्यमशीलता, उद्योग, जल स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य। जल स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बताइए स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय। उद्यमशीलता स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित है। उद्योग, देखिए फ्रेंड्स, उद्योग फ्रेंड्स स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित है। उद्योग किससे संबंधित? स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित है। जल स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य। जल स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किससे संबंधित है? ये स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। स्मार्ट विलेज के चरण 1 में जल स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसमें देखिए स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय निम्न है। इन सभी विषयों को फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सा स्मार्ट विलेज चरण 1 से संबंधित विषय नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि समुदायों के साथ संपर्क कर उनसे संवाद करना। इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्वच्छता एवं पेयजल, स्वच्छता एवं पेयजल, ई लाइब्रेरी, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सुविधा। ये फ्रेंड्स ना स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय हैं। आपको ना ये सभी याद रखने हैं। स्वच्छता एवं पेयजल, ई लाइब्रेरी, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट विलेज चरण 1 से संबंधित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सुविधा, इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित विषय है। देखिए मैंने बताइए स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित विषय है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उद्योग है। कौन सा है? उद्योग है। ठीक है, उद्योग स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित है। वहीं उद्यमशीलता स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित है। स्वच्छता एवं पेयजल स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित है। फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी माइक्रोग्रिड, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, फ्लोरिकल्चर एंड सेरीकल्चर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इन सभी को याद रखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित विषय। फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, फ्लोरी एंड सेरीकल्चर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित। फ्रेंड्स अब आपको याद होगा उद्यमशीलता, क्या है? उद्यमशीलता। उद्योग किससे? उद्योग 2 से। कॉमन सर्विस सेंटर, ये फ्रेंड्स किससे? कॉमन सर्विस सेंटर स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित है। कॉमन सर्विस सेंटर स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित है। मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित है। मिल्क प्रोसेसिंग स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित है। स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित विषय देखिए और इन सबको याद करने की कोशिश करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, पौधरोपण एवं वाटर शेड मैनेजमेंट, पौधरोपण एवं वाटर शेड मैनेजमेंट, सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग, सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग, ग्राम दिवस का आयोजन, ग्राम दिवस का आयोजन किसमें है? ये फ्रेंड्स स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्मार्ट विलेज के चरण 3 से संबंधित विषय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, पौधरोपण एवं वाटर शेड मैनेजमेंट, सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग, ग्राम दिवस का आयोजन। इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिए, ग्राम दिवस का आयोजन स्मार्ट विलेज के 3रे चरण से संबंधित है। एक बार फ्रेंड्स आप इन सभी विषयों को फिर देखिएगा। स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय आपने देखे, स्वच्छता एवं पेयजल, ई लाइब्रेरी, ग्रीन मोबिलिटी, कॉमन सर्विस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सुविधा। स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित विषय आपको याद रखने हैं, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, फ्लोरिकल्चर एंड सेरीकल्चर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। स्मार्ट विलेज चरण 3 से देखिए फ्रेंड्स एक बार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, पौधरोपण एवं वाटर शेड मैनेजमेंट,
सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग, ग्राम दिवस का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों में सुशासन गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। इन 4 क्वेश्चनों से आपको ना परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए बने बताइए, ग्राम पंचायतों में सुशासन गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए 5T। कितने टी? 5T। इन सभी टी को याद रखिए फ्रेंड्स। इसमें देखिए T1 में टीम वर्क है, T1 में टीम वर्क है, T1 में टीम वर्क, T2 में टेक्नोलॉजी, T2 में टेक्नोलॉजी, T3 में टाइम लिमिट, T3 में टाइम लिमिट, T4 में ट्रांसपेरेंसी, T4 में ट्रांसपेरेंसी, T5 में ट्रांसफॉर्मेशन, T5 में ट्रांसफॉर्मेशन आदि को अपनाया जा रहा है। सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा ग्रामीण जीवन को सहज और सुखद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्रामीण जीवन को सहज और सुखद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन 5D को याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। T1 में टीम वर्क, T2 में टेक्नोलॉजी, T3 में टाइम लिमिट, T4 में ट्रांसपेरेंसी, T5 में ट्रांसफॉर्मेशन, T5 में ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए। तो फ्रेंड्स याद रखिए 250। कितने? 250। इसका आंसर सही है 250। इसमें देखिए, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति प्रदान करने के लिए देश भर में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टरों की स्थापना की गई। कितने? 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टरों की स्थापना की गई। आदर्श ग्राम पंचायतें शिक्षा युक्त पंचायत, रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत, स्वस्थ पंचायत और आत्मनिर्भर पंचायत की प्राप्ति के लक्ष्य पर काम करती है। ठीक है, याद रखिए 250 आदर्श क्लस्टर स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है। देखिए मैंने बताइए, आदर्श ग्राम पंचायत में क्या क्या सम्मिलित होता है। शिक्षा युक्त पंचायत, अभी आपने देखा था शिक्षा युक्त पंचायत। जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत। स्वच्छता व हरित पंचायत, स्वच्छता व हरित पंचायत। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। आदर्श ग्राम पंचायत में निम्न विषयों को शामिल किया गया। इन विषयों को फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखिए इसमें एक बार, शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता युक्त पंचायत, स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत, स्वस्थ पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में, आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित ये सभी विषय आपको याद रखने हैं। शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत, स्वस्थ पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है। ये फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा। देखिए मैंने बताइए, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए यूरोपीय मॉडल पर। किस मॉडल पर? यूरोपीय मॉडल पर। इसका आंसर ये सही है। भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल यूरोपियन मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल को विकसित करने के लिए 5 स्तंभों का उपयोग किया गया। कितने स्तंभों का? 5 स्तंभों का उपयोग किया गया। ये 5 स्तंभ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। फ्रेंड्स जो दोस्त वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ बाद में आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों आप कमेंट कर देंगे ना, फिर भी वीडियो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए और बताइए, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है जो यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 5 स्तंभों पर। फ्रेंड्स याद रखिए 5 स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है। इसका आंसर डी सही है। ये 5 स्तंभ आपको याद करने, इनको देखिए। स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए 5 स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है। कितने? 5 स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है। खाद्य और कृषि, खाद्य और कृषि, डिजिटल सैटेलाइट फाइबर, डिजिटल सैटेलाइट फाइबर, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, सामाजिक समावेशन, सामाजिक समावेशन, सामाजिक समावेशन, अर्थव्यवस्था। इन 5 स्तंभों को आपको याद रखना है। खाद्य और कृषि, डिजिटल सैटेलाइट फाइबर, डिजिटल सैटेलाइट फाइबर, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, सामाजिक समावेशन, अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट विलेज चिजामी फेक नागालैंड किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए चर्चा में रहा था। स्मार्ट विलेज चिजामी फेक नागालैंड किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए चर्चा में रहा था। देखिए फ्रेंड्स बताइए, स्मार्ट विलेज चिजामी जेंडर भेदभाव को कम करने में, किसमें? जेंडर भेदभाव को कम करने में। इसका आंसर सी सही है, जेंडर भेदभाव को कम करने में। इसमें देखिए, स्मार्ट विलेज चिजामी फेक नागालैंड में गांव में समान वेतनमान की व्यवस्था को लागू करके जेंडर भेदभाव को समाप्त किया। इस गांव में महिला और पुरुषों को समान वेतनमान दिया जाता है।
जिसने आर्थिक भेदभाव को समाप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कितने संकल्पों को चिन्हित किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 9 संकल्पों को। कितने? 9 संकल्पों को। इसका आंसर डी सही है, 9 संकल्पों को। इसमें देखिए आपको ना ये 9 संकल्प याद रखने हैं। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत। कैसी पंचायत? जिसमें गरीबी मुक्त हो और उन्नत आजीविका हो। कैसी आजीविका हो? उन्नत आजीविका हो, ऐसी पंचायत। स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत, पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत, ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत, सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत, सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला हितैषी पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला हितैषी पंचायत। ये फ्रेंड्स आपको ना 9 संकल्प याद रखने हैं। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत, सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत, सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, महिला हितैषी पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए मैंने बताइए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 15 अगस्त 2019 को। कब शुरुआत की गई थी? 15 अगस्त 2019 को। याद रखिए फ्रेंड्स 15 अगस्त 2019 को। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के साथ साथ स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों आदि में नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण प्रदान किया है? देखिए मुझे बताइए भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 21 राज्यों ने। कितने? 21 राज्यों ने। इसका आंसर सी सही है, 21 राज्यों ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के खंड 3 में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। कितना? 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में देश के 21 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। ये फ्रेंड्स आपको ना अनुच्छेद याद रखना है 243D के खंड 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं? किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं? देखिए मैंने बताइए जिला स्तर पर। कितना सरल क्वेश्चन है, सरल है पर गलती होने के चांस ज़्यादा है, इसको अच्छे से देखिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। फ्रेंड्स याद रखिए सांसद की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सांसद की अध्यक्षता में। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर सांसद की अध्यक्षता में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं हैं। एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं। देखिए फ्रेंड्स बताइए एक आदर्श ग्राम की क्या क्या विशेषताएं हैं? स्वच्छ पेयजल की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, टेलीफोन, डाकघर, इंटरनेट आदि संचार की सुविधा, टेलीफोन, डाकघर, इंटरनेट आदि संचार की सुविधा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। एक आदर्श ग्राम पंचायत की विशेषताओं में स्वच्छ पेयजल की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, टेलीफोन, डाकघर, इंटरनेट आदि संचार की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श ग्राम के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? देखिए मैंने बताइए एक आदर्श ग्राम के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? बैंकिंग सुविधा, बिल्कुल सही है, बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए। औद्योगिक विकास, ये भी है। इंटरमीडिएट कॉलेज, खुले में शौच से मुक्ति, ये भी है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इंटरमीडिएट कॉलेज। इसका आंसर सी सही है। एक आदर्श ग्राम में इंटरमीडिएट कॉलेज का होना आवश्यक नहीं है। क्या क्या होना आवश्यक है? बैंकिंग सुविधा, बैंकिंग सुविधाएं, औद्योगिक विकास, खुले में शौच से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? देखिए मैंने बताइए भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है?
तो फ्रेंड्स याद रखिए 2.5 लाख से अधिक, 2.5 लाख से अधिक, इसका आंसर ये सही है, 2.5 लाख से अधिक। भारत में लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी? 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें 6 लाख से अधिक गांव सम्मिलित हैं। इसमें 6 लाख से अधिक गांव सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम को सुनिश्चित करना चाहिए। आदर्श ग्राम को क्या क्या सुनिश्चित करना चाहिए? देखिए इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है, बाल विवाह पर प्रतिबंध होना चाहिए। लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध, लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध, ये भी सही है। स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन, स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। एक आदर्श ग्राम को बाल विवाह पर प्रतिबंध, किस विवाह पर? बाल विवाह पर प्रतिबंध, लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध, स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन, स्वच्छ पेयजल आदि को सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड बताइए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्या उद्देश्य है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, उन गांवों का एकीकृत विकास करना जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। कितनी? 50% से अधिक है। किसकी जनसंख्या? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या। किसकी जनसंख्या? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या। उन गांवों का एकीकृत विकास करना जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य उन गांवों का एकीकृत विकास करना जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना घोषणा कब की गई? देखिए अपने बताइए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना घोषणा कब की गई? जिसका उद्देश्य है उन गांवों का एकीकृत विकास करना जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है। देखिए अपने बताइए, इसकी घोषणा कब की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 जुलाई 2009 को। कब की गई? 6 जुलाई 2009 को। इसका आंसर ये सही है, 6 जुलाई 2009 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा 6 जुलाई 2009 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गाँवों को चुना गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गाँवों को चुना गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1000 गाँव को। कितने? 1000 गाँव को। इसका आंसर डी सही है, 1000 गाँव को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में 1000 गाँव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में योगदान होता है। देखिए मैंने बताइए, आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है तो उसमें योगदान किसका होता है? ग्राम सचिव का, ग्राम प्रधान का, सफाई कर्मचारी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इन सभी का योगदान होता है किसमें? आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी? देखिए मैंने बताइए, ये क्वेश्चन अभी आपने देखा था, आपको बताना है मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 250 क्लस्टर। कितने? 250 क्लस्टर। इसका आंसर ये सही है, 250 क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए 17 फरवरी 2020 को। इसका आंसर ए सही है, 17 फरवरी 2020 को। इसमें देखिए, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 17 फरवरी 2020 को किया गया था। कब किया गया? 17 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था दिसंबर 2021 को। बिल्कुल सही है, दिसंबर 2021 को। इसका आंसर ये सही है, दिसंबर 2021 को। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 20 दिसंबर 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 20 दिसंबर 2021 को किया गया था। 12 मार्च 2021 की आज़ादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रवादी शुरुआत के बाद से राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन की श्रृंखला में छठा है। कौन से नंबर का है? छठे नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। देखिए मैंने बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। कैसे रूप में? पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसमें दोनों सही है, यानी कि इसका सी आंसर सही है, इसका सी सही है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। आपको ना ये सभी उद्देश्य याद रखने हैं इसके। देखिए इसमें पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना। कैसी कार्य करने वाली? उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना, ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ये सभी इसके उद्देश्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए अनुमोदित बजट में पहली बार वित्त का आवंटन किया गया था। अनुमोदित बजट में पहली बार वित्त का आवंटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर बी सही है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए अनुमोदित बजट में पहली बार वित्त का आवंटन वर्ष 2018-19 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2018-19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है। आत्मनिर्भर पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, आत्मनिर्भर पंचायतें बनानी है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वनिधि, राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण के लिए स्वनिधि सबसे महत्वपूर्ण है। स्वनिधि सबसे महत्वपूर्ण है तथा साथ में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता व सरकारी योजनाओं को समुचित क्रियान्वयन आत्मनिर्भर पंचायतें बनाने की राह आसान कर देते हैं। आत्मनिर्भर पंचायतें बनाने की राह आसान कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड बताइए, पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है? तकनीकी मदद से, वित्तीय मदद से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए दोनों से, तकनीकी मदद से और वित्तीय मदद से। ग्राम पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद की आवश्यकता होती है। तकनीकी और वित्तीय मदद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया कौन होता है? आपको बताएं राजनीतिक मुखिया कौन होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है। ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। इसका आंसर ये सही है। ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राजनीतिक मुखिया ग्राम प्रधान होता है और प्रशासनिक मुखिया ग्राम सचिव होता है। प्रशासनिक मुखिया ग्राम सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम सचिव होता है। कौन होता है? ग्राम सचिव होता है। और ग्राम प्रधान राजनीतिक मुखिया होता है। ग्राम प्रधान राजनीतिक मुखिया होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक मुखिया ग्राम सचिव होता है। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के अलावा सहायक सचिव भी होता है। कौन होता है? सहायक सचिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? देखिए अपने बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों के लिए सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी समिति? गिरधारी लाल व्यास समिति। इसका आंसर सी सही है, गिरधारी लाल व्यास समिति। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। फ्रेंड्स इसको भी याद रखिए, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब किया गया था? 1973 में। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव के पद का भी प्रावधान किया गया। किसका? सहायक सचिव के पद का भी प्रावधान किया गया। इस समिति में, गिरधारी लाल व्यास समिति में, जो कि वर्ष 2005 के पश्चात नरेगा से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए सृजित किया गया। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किस समिति ने किया था? गिरधारी लाल व्यास समिति ने। कब आई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है? देखिए मैंने बताइए, ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी स्तरों पर विकास से है।
इनके आधारों पर ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। किनके आधारों पर? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इनके आधारों पर ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने किया था? यानी ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से मालूम होगा गांधी जी की है। किसकी है? गांधी जी की है। इसका आंसर ए सही है। ग्राम स्वराज की संकल्पना गांधी जी ने दिया था। ग्राम स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी का विचार था कि जब ग्रामों का विकास होगा तो उससे ब्लॉक और जिलों का विकास होगा। यही क्रम जिला व राज्य के विकास से होते हुए देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बताइए सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से है? तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है ग्राम पंचायत विकास योजना से। किससे है? ग्राम पंचायत विकास योजना से। इसका आंसर ये सही है। सखी मंडल का संबंध ग्राम पंचायत विकास योजना से है। इसमें देखिए सखी मंडल का संबंध ग्राम पंचायत विकास योजना से है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सखी मंडल की महिलाओं की भागीदारी से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग अपने गांव के विकास के लिए योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। कैसी भागीदारी निभा रहे हैं? सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व योजना का संबंध है। बताइए फ्रेंड्स स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायती राज मंत्रालय से। किससे? पंचायती राज मंत्रालय से। इसका आंसर ये सही है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए 24 अप्रैल 2020 को। इसमें देखिए स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से है। इस योजना के माध्यम से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा तैयार करना और प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाना। इस योजना की घोषणा 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र घरौनी के नाम से की गई थी। घरौनी के नाम से की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से। इसकी घोषणा 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? देखिए फ्रेंड्स बताइए स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इसका आंसर ए सही है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 6 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के लगभग 1 लाख गाँव में लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हिंद स्वराज में। किसमें? हिंद स्वराज में। इसका आंसर सी सही है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता और इसकी स्वायत्तता को महत्वपूर्ण बताया। वर्तमान में देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया। तो फ्रेंड्स याद रखिए हिंद स्वराज में। किसमें? हिंद स्वराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई। इस योजना का संबंध किससे है? देखिए मैंने बताइए इस योजना का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम सभा से। किससे? ग्राम सभा से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संबंध ग्राम सभा से है। इस योजना का संबंध ग्राम सभा से है। ये योजना पहले चरण में ग्राम सभाओं में लागू की गई। इसके बाद इसे शहरी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। मातृभूमि योजना अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के कर्तव्यों के निर्वहन का माध्यम बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत को कुशल बनाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपको बताना है ग्राम पंचायतों को कुशल बनाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट पंचायत। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दोनों चलाई जा रही हैं। पंचायतों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट पंचायत नामक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्राम पंचायतों को अपनी योजना बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पंचायतें स्थानीय तकनीकी अधिकारियों से भी तकनीकी संबंधी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पंचायतों को कुशल बनाने के लिए स्मार्ट ग्राम स्मार्ट पंचायत योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? देखिए मैंने बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 20 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 20 के अंतर्गत। इसमें देखिए ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान धारा 20 में किया गया। किसमें किया गया? धारा 20 में किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा धारा 20 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी योजना हमारा विकास का संबंध किससे है? आपको बताना है हमारी योजना हमारा विकास का संबंध किससे है। देखिए इसमें पंचायतों के विकास से, शिक्षा के विकास से, दोनों से कोई नहीं। देखिए मैंने बताइए हमारी योजना हमारा विकास का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स याद रखिए पंचायतों के विकास से। किससे है? पंचायतों के विकास से। इसका आंसर ए सही है, पंचायतों के विकास से। इसमें देखिए ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए हमारी योजना हमारा विकास ग्राम पंचायतों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? देखिए पहले बताइए आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक, मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय जनजातीय एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देखिए और बताइए आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स याद देखिए मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय जनजातीय एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक। इसका आंसर सी सही है। ग्राम पंचायत विकास की बुनियादी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? ग्राम पंचायत विकास की बुनियादी इकाई होती है। मैदानी क्षेत्र में इसकी आबादी 3000 से 5000 तक, मैदानी क्षेत्र में इसकी आबादी 3000 से 5000 तक, और पर्वतीय एवं जनजातीय एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक, 1000 से 3000 तक होती है। यदि इतनी आबादी उपलब्ध ना हो तो यथासंभव निर्धारित आबादी की लगभग बराबर आबादी वाली अन्य ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय जनजातीय एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 गांवों को। कितने गांवों को? 3 गांवों को। इसमें देखिए प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा मार्च 2019 तक 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा किया गया। तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्रामों को प्रतिवर्ष एक का चयन किया जाएगा और 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा। 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य था, 2019 तक 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया, वहीं 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का चयन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों में मानव विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप को शुरू किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन कौन से कार्यकलाप को शुरू किया जा सकता है आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत? गांवों के मानव विकास में संपूर्ण टीकाकरण, महिला पुरुष अनुपात में संतुलन, संपूर्ण टीकाकरण, महिला पुरुष अनुपात में संतुलन, सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए गांवों में मानव विकास के लिए संपूर्ण टीकाकरण, महिला पुरुष अनुपात में संतुलन, सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, अस्पतालों में 100% प्रसव, अस्पतालों में 100% प्रसव, विकलांग व्यक्तियों विशेषकर बच्चों और महिलाओं की विशेष जरूरतों पर जोर देना, विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलना, विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव के सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? देखिए फ्रेंड बताइए, अब आपको बताना सामाजिक विकास के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सामाजिक विकास के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव, ग्राम दिवस का आयोजन, ग्राम दिवस का आयोजन, एक ऐसा ग्राम गीत बनाना जिसमें लोगों में गर्व की भावना विकसित हो सके,
उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपरोक्त सभी ये सामाजिक विकास के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? ये सामाजिक विकास के अंतर्गत है। इसमें देखिए गांव में सामाजिक विकास के अंतर्गत ग्रामीण खेल कूद और लोक कला प्रतियोगिता, ग्राम दिवस का आयोजन, एक ऐसा ग्राम गीत बनाना जिससे ग्रामवासी गर्व महसूस कर सकें, ग्रामीण वृद्धों, स्थानीय रोल मॉडलों विशेषकर महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को सम्मानित करने वाले कार्यकलाप, ये फ्रेंड्स सामाजिक विकास के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? सामाजिक विकास के अंतर्गत है। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव के आर्थिक विकास के अंतर्गत, अब फ्रेंड्स आपको देखना है आर्थिक विकास के अंतर्गत। इसमें देखिए इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास, दोनों या कोई नहीं, तो फ्रेंड्स याद रखिए ये दोनों, ठीक है। इसका आंसर सी सही है। आर्थिक विकास के अंतर्गत इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास। गांवों के आर्थिक विकास के अंतर्गत इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार और नियोजन के पात्र युवाओं को कौशल विकास उपलब्ध कराना। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिकीकरण के अंतर्गत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जैसे अनेक क्रियाकलापों को शुरू किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आर्थिक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांवों के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स पर्यावरणीय विकास संबंधी, कैसे पर्यावरणीय विकास संबंधी कार्य, सड़कों के किनारे पर पौधरोपण, सामाजिक वानिकी, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, उपर्युक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। उपर्युक्त सभी गांवों के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप निम्न हैं, जिसमें सड़कों के किनारे पर पौधरोपण, सामाजिक वानिकी, वर्षा जल संचयन, छत तथा अन्य स्थानों पर वर्षा जल एकत्रीकरण करना, वर्षा जल संचयन के अंतर्गत वायु जल और भूमि को स्थानीय रूप से प्रदूषित होने से बचाना, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पर्यावरणीय विकास संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गांवों में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अब आपको देखना आधारभूत संरचनाओं से संबंधित, बेघर कच्चा मकान वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा, मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12मासी सड़क संपर्क, उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपरोक्त सभी, ये सभी आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत हैं। आपको फ्रेंड्स याद रखना आधारभूत संरचनाओं में बेघर कच्चा मकान वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12मासी सड़क संपर्क को जोड़ना, ग्रामीण बाजार, सामुदायिक भवन, खेल परिसर तथा कब्रगाह, शमशान घाट सहित लोक उपयोगी अवसंरचना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दुकानों के लिए अवसंरचना, ये फ्रेंड्स गांव में आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत हैं। ये आपको आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्रियाकलाप हैं। आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तित्व विकास से संबंधित क्रियाकलाप देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, दोनों या कोई नहीं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दोनों। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, इसमें देखिए आदर्श ग्राम के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत निम्न क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, जिसमें साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत, व्यवहार में परिवर्तन, इनको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप देखिए फ्रेंड्स। अब आपको देखना सामाजिक विकास से संबंधित, किससे? सामाजिक विकास से संबंधित। देखिए इसमें सामाजिक नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय, सुशासन, उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। सामाजिक नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय, सुशासन, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत। इसमें देखिए फ्रेंड्स सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। भारत निर्माण स्वयंसेवियों जैसे स्वयंसेवकों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप, सामाजिक मूल्य नैतिकता संबंधी क्रियाकलाप, सामाजिक न्याय संबंधी क्रियाकलाप,
सामाजिक न्याय संबंधी क्रियाकलाप, जनता की क्षमता का निर्माण करना, जनता की क्षमता का निर्माण करना जिससे भी स्थानीय विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। सुशासन संबंधी क्रियाकलाप, सुशासन संबंधी क्रियाकलाप ये फ्रेंड्स सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? सामाजिक विकास के अंतर्गत। इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 2018 में। कब मंजूरी प्रदान की गई थी? वर्ष 2018 में। इसका आंसर बी सही है, वर्ष 2018 में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को वर्ष 2018 में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना, शासन क्षमताओं को विकसित करना। इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय। क्या है? पंचायती राज मंत्रालय। इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय। क्या है फ्रेंड्स? पंचायती राज मंत्रालय। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को पहली बार किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को पहली बार किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी? वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के लिए। बिल्कुल सही है, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के लिए। इसका आंसर ए सही है, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक है, आपको देखना है इसमें केंद्रीय घटक कौन सा है। पंचायतों को प्रोत्साहन देना, पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना, ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों। इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के केंद्रीय घटक में पंचायतों को प्रोत्साहन देना, क्या देना? पंचायतों को प्रोत्साहन देना। ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू करना, किस पर? ई पंचायत मिशन मोड पर, तथा केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू कराना। दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दोनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अब आपको देखना है राज्य घटक है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ सही है। पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ये केंद्रीय घटक है। कैसा घटक है? ये केंद्रीय घटक है, राज्य घटक नहीं है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय घटक है। पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स बताइए, इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर ए सही है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ ये राज्य घटक के अंतर्गत आएगा। किसमें? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ राज्य घटक के अंतर्गत सम्मिलित है, जबकि पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत? गाँवों में गरीबी से मुक्ति, गाँवों में गरीबी से मुक्ति, बच्चों के अनुकूल गाँव, जल पर्याप्त गाँव, शहरों में भी गरीबी से मुक्ति। नहीं फ्रेंड्स, आपको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। शहरों में गरीबी से मुक्ति इसकी प्राथमिकता में नहीं है। इसकी प्राथमिकता में क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की प्राथमिकता में क्या है? गाँवों में गरीबी से मुक्ति, बच्चों के अनुकूल गाँव, जल पर्याप्त गाँव। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस किस को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी? स्वस्थ गांव, स्वस्थ गांव बिल्कुल सही है। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, कैसा ढांचा? गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, कैसा गांव? सुशासन वाला गांव। स्कूलों में मिड डे मील, स्कूलों में मिड डे मील इसके अंतर्गत नहीं आएगा। स्कूलों में मिड डे मील इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए अपने बताइए, इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की प्राथमिकताओं में स्वस्थ गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा,
सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, सुशासन वाला गांव। स्वच्छ एवं हरा भरा गांव, स्वच्छ व हरा भरा गांव। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वच्छ व हरा भरा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना है, देखिए मैंने बताइए कैसी योजना है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 2 घटक होते हैं, केंद्रीय घटक और राज्य घटक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर बी सही है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स बताइए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। कब तक फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए। इसका आंसर ये सही है। संशोधित रूप को याद रखिए, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। अब ये 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होगी 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में है? देखिए मैंने बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 60-40 के अनुपात में। किस अनुपात में? 60-40 के अनुपात में। केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में है फंडिंग पैटर्न? 60-40 के अनुपात में। केंद्र का 60 है, वहीं राज्य का 40 है। केंद्र का 60 है, वहीं राज्य का 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। कब हुई थी? वर्ष 2018 में। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। इसे उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यानी कि 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया था। 24 जनवरी 2018 से शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 24 जनवरी 2018 से इसको शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, शिल्पग्राम लखनऊ से। कहाँ से किया गया था? शिल्पग्राम लखनऊ से। इसका आंसर बी सही है, शिल्पग्राम लखनऊ से। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को शिल्पग्राम लखनऊ से किया गया था। 24 जनवरी 2018 को शिल्पग्राम लखनऊ से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी योजना है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी योजना है। स्वामित्व योजना, बिल्कुल सही है, स्वामित्व योजना। इसका आंसर ए सही है, स्वामित्व योजना। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी योजना स्वामित्व योजना है। इसमें देखिए, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज दिवस पर, पंचायती राज दिवस पर यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व योजना कैसे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, स्वामित्व योजना कैसे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी? स्वामित्व योजना संपत्ति के निर्धारण से संपत्ति कर की प्राप्ति होगी। संपत्ति के निर्धारण से संपत्ति कर की प्राप्ति होगी। संपत्ति सत्यापन व्यवस्था से संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद। संपत्ति सत्यापन व्यवस्था से संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद। आगे देखिए फ्रेंड्स, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों से। इसका आंसर सी सही है, दोनों से। इसमें एक बार फिर देखिए, स्वामित्व योजना पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। संपत्ति के निर्धारण से संपत्ति कर की प्राप्ति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, संपत्ति सत्यापन व्यवस्था से संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद। संपत्ति सत्यापन व्यवस्था से संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए, स्वामित्व योजना में आबादी क्षेत्र के प्रत्येक भूखंड का उनके मालिकों के साथ पहचान चिन्हित किया जाएगा, जिससे संपत्ति कर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जो ग्रामीण आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। जो ग्रामीण आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। साथ ही संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आने से लोगों को अदालतों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे पंचायतों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व योजना के प्रायोगिक चरण में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? आपको इसमें देखना है कि स्वामित्व योजना के प्रायोगिक चरण में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार को शामिल नहीं किया गया। किस चरण में? प्रायोगिक चरण में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वामित्व योजना के प्रायोगिक चरण में 6 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र।
कि लगभग 1 लाख गाँव में लागू किया गया था, कि लगभग 1 लाख गाँव में लागू किया गया था। इसमें बिहार शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रायोगिक चरण में 6 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जा रही है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जा रही है? पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व विभाग, राज्य राजस्व विभाग। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन तीनों विभागों से संचालित की जा रही है। इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना राज्यों के पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राज्यों के राजस्व विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु कितने लक्ष्यों को समाहित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितने लक्ष्यों को समाहित किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 17 लक्ष्यों को। कितने लक्ष्यों को? 17 लक्ष्यों को। इसका आंसर सी सही है, 17 लक्ष्यों को। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु 17 लक्ष्यों को समाहित करते हुए 9 विषयगत क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, 9 विषयगत क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों को किन समूहों में वर्गीकृत किया गया? देखिए मैंने बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। पंचायतों में विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों को किन समूहों में वर्गीकृत किया गया? सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता। इसमें देखिए, पंचायतों के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों को 3 समूहों में विभाजित किया गया। कितने? 3 समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता में विभाजित किया गया। पर्यावरणीय स्थिरता में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों के सामाजिक स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया। अब आपको देखना, सामाजिक स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया किस किस को? देखिए इसमें, बाल हितैषी गाँव, कैसे गाँव? बाल हितैषी गाँव, महिला हितैषी गाँव, सुशासन वाला गाँव, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, पंचायतों के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों के आर्थिक स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया। अब फ्रेंड्स आपको देखना, आर्थिक स्थिरता समूह में किस किस को सम्मिलित किया गया? स्वस्थ गांव, गरीबी मुक्त गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव। देखिए फ्रेंड्स, बताइए किस किस को सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन सभी को। इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। स्वस्थ गांव, गरीबी मुक्त गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला गांव। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों में सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, अब आपको देखना, पर्यावरणीय स्थिरता समूह में सम्मिलित किया गया। पर्याप्त जलयुक्त गांव, पर्याप्त जलयुक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव। देखिए फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों सही हैं। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता समूह में इन दोनों को शामिल किया गया। किस किस को? पर्याप्त जलयुक्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव। इसमें देखिए, पंचायतों में सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्थिरता समूह में पर्याप्त जलयुक्त गांव तथा स्वच्छ एवं हरित गांव को सम्मिलित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु कितने लक्ष्यों में समाहित किया गया? 17 लक्ष्यों में। 17 लक्ष्यों को समाहित करके कितने विषयगत क्षेत्रों को चिन्हित किया गया? 9 विषयगत क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। 9 विषयगत क्षेत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया? 3 समूहों के अंतर्गत, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, और इनके भी अंतर्गत। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चनों को फ्रेंड्स अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब गांवों को गरीबी मुक्त बनाने में पंचायतों की भूमिका है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पंचायतों की क्या भूमिका है गांवों को गरीबी मुक्त बनाने में? सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, सभी पात्र आवेदकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना, सभी पात्र आवेदकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना,
सभी पात्र नागरिकों को आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत कवरेज सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर सभी पात्र आवेदकों को जॉब कार्ड तथा आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत कवरेज सुनिश्चित करके पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने में मदद कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की भूमिका है। देखिए मैंने बताइए एक स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की क्या भूमिका है। एक स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की भूमिका है, देखिए इसमें संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराना, सभी पात्र परिवारों में शौचालय का निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित कराना, उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, एक स्वस्थ गांव बनाने में पंचायतों की भूमिका में संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराना, सभी पात्र परिवारों में शौचालय का निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित कराना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों द्वारा गांवों को बाल हितैषी बनाया जा सकता है। पंचायतों द्वारा गांवों को बाल हितैषी कैसे बनाया जा सकता है। पूर्ण टीकाकरण द्वारा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा के, कैसी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा के, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी द्वारा, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी से, इसका आंसर डी सही है। पंचायतों द्वारा सभी बच्चों का टीकाकरण, प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, बच्चों का आंगनबाड़ी में नामांकन सुनिश्चित करके गाँव को बाल हितैषी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास लक्ष्यों के त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर पर स्थानीयकरण हेतु कितने मंत्रालयों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पास किया गया। देखिए मैंने बताइए कितने मंत्रालयों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पास किया गया। फ्रेंड्स याद रखिए 18, कितने 18, इसका आंसर सी सही है 18। इसमें देखिए सतत विकास के लक्ष्यों की त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर पर स्थानीयकरण हेतु 18 मंत्रालय द्वारा फिर संयुक्त प्रस्ताव पास किया गया। 18 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अलग से बजट का आवंटन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अलग से बजट का आवंटन किया गया, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग से। किस वित्त आयोग से, 15वें वित्त आयोग से। 15वें वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अलग से वित्त का आवंटन किया गया। 15वें वित्त आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अलग से वित्त का आवंटन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग द्वारा, इसका आंसर सी सही है 15वें वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में बजट का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होगा। देखिए मैंने बताइए किसे प्राप्त होगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में बजट का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स बताइए बजट का सर्वाधिक हिस्सा 15वें वित्त आयोग के अनुसार किसे प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 15-15-70 यानी ग्राम पंचायत को, किसको प्राप्त होगा, ग्राम पंचायत को। आपको फ्रेंड्स याद होगा 15-15-70 यानी 15% जिला पंचायत को, 15% ब्लॉक पंचायत को और 70% ग्राम पंचायत को, 70% ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए और बताइए स्वच्छ एवं हरित गाँव बनाने में पंचायतें कैसे मदद करती हैं। कैसा गाँव, स्वच्छ एवं हरित गाँव। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, बायोगैस प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देकर, बायोगैस प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देकर, सूक्ष्म सिंचाई हेतु ऊर्जा कुशल सौर पंपों की व्यवस्था द्वारा, उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए पंचायतें सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, बायोगैस प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देकर, सूक्ष्म सिंचाई हेतु सौर पंपों के उपयोग को बढ़ाकर तथा वृक्षारोपण आदि के द्वारा स्वच्छ एवं हरित गांव बनाने में मदद कर सकती हैं। कौन, पंचायतें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।